हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल शिवरमन एकेडमी पे। आज हम आप लोग के लिए और एक 5 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो है आप लोग का ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का टॉपिक ऐसा है कि आपके बोर्ड में यहाँ पे हर साल सवाल आते हैं। कभी 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, कभी 2 मार्क्स में छोटा छोटा टॉपिक्स पूछ लेता है, कभी आपका 5 मार्क्स में। अधिकतर सवाल तो आपके ट्रांसफार्मर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है। तो ट्रांसफार्मर को आज हम लोग इस वीडियो में पूरे ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के हैं, ट्रांसफार्मर में जो आपका निकल के आएगा इक्वेशन वो भी आपको बताएंगे, ट्रांसफार्मर किस प्रकार से आपका वर्क करता है वो भी आपको समझाएंगे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ट्रांसफार्मर ये भी आपको बताएंगे। तो पूरा डिटेल में आज हम लोग समझेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो चलिए बने रहे मेरे साथ, आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर की क्या होता है। पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है, यंत्र होता है जो आपका कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो आप बोल सकते हैं कि ये आपका कंट्रोल करता है वोल्टेज को। वोल्टेज को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, आपको थोड़ा समझाते हैं एक एग्जांपल से। पहले आप ये सोचिए कि मान लीजिए आप एक डिवाइस खरीद के लाए हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको आपको चलाना है। अब इस डिवाइस को चाहिए चलने के लिए 12 वोल्ट, और आपका जो घर में आपका जो करंट आता है, आपको पता है वो ट्रांसफार्मर से आता है, और वो करंट जो होता है वो होता है लगभग 220 वोल्ट। तो अगर आपके डिवाइस को चलने के लिए चाहिए होगा 12 वोल्ट, और अगर आपके पास 220 वोल्ट का सोर्स है, तो क्या आप उस 220 वोल्ट के सोर्स से इस 12 वोल्ट के डिवाइस को चला पाओगे? तो इसका आंसर है नहीं। आपको यहाँ पे हेल्प करना पड़ेगा एक डिवाइस का जो है ट्रांसफार्मर, जो आपको कन्वर्ट करके देगा कि आपके पास 220 वोल्ट है और आपको चाहिए कितना 12 वोल्ट, तो वो आपको मेंटेन करेगा और आपको दे देगा। तो ट्रांसफार्मर का ये यूज़ होता है, बहुत ही यूजफुल डिवाइस है ये ट्रांसफार्मर। हर जगह में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत प्रकार के सर्किट में देखने को मिल जाएगा, और आपके घरों में भी, आपके बगल में भी आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर जो होता है ये बहुत ही यूजफुल डिवाइस होता है। तो अब ट्रांसफार्मर को जानने के बाद सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर इस टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। एक होता है आपका स्टेप डाउन, एक होता है आपका स्टेप अप। स्टेप डाउन का मतलब है कि जो ट्रांसफर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और जो ट्रांसफार्मर आपका लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा वो आपका स्टेप अप हुआ। अब हमारे जो गली नुक्कड़ में लगा रहता है ट्रांसफार्मर, हमारे जो गली उली में होता है ट्रांसफार्मर, वो जनरली आपका स्टेप डाउन होता है। उसमें आपका बहुत हाई वोल्टेज का करंट आता है, हाई वोल्टेज सोर्स का आता है, जैसे 11,000 वोल्ट का आता है करंट, और हमें आपको देता है कितना 220, 440 इस टाइप का देता है, कम करके देता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप लोग का पावर फैक्ट्री में होता है, पावर फैक्ट्री में आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। पहले आप ये माइंड में फिट कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर आपका वर्क करता है फैराडेज के जो सेकेंड लॉ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जो वर्क करेगा वो करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना पे वो बेस्ड है पूरी। इसमें आप फैराडेज का नियम पढ़े होंगे, फैराडेज का फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज का सेकेंड लॉ, ये दोनों ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर का वर्किंग को समझने के लिए और उसका थ्योरी को समझने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके पास 2 कॉन्सेप्ट और 2 टॉपिक्स क्लियर होना ही चाहिए। पहला फैराडेज का फर्स्ट लॉ, फैराडेज का सेकेंड लॉ, और साथ में फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। थोड़ा थोड़ा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर किसी को ये सब बातें पता है तो वो स्किप करके आगे चल जाएं और ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफार्मर का थ्योरी कैसे होता है उसका रिवाइज कर लें। तो देखते हैं अब आपका ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल और उसका कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेंगे हम फैराडेज के लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स और
आपका म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। अगर किसी को ये सब पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और जिनको नहीं पता थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक्स तो आपको स्पेशली अलग अलग करके पढ़ना होगा, लेकिन हमें अगर ट्रांसफार्मर समझना है तो इन टॉपिक्स को थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं फैराडेज का फर्स्ट लॉ पे। फैराडेज का पहला नियम बोलता है कि जब कभी भी किसी एक कॉइल में, कॉइल किसे बोलते हैं, जब किसी तार को हम ऐसे लपेट देते हैं तो वो कॉइल कहलाता है। तो जब किसी भी एक कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे आएगा, मतलब एक करंट अपने आप बनने लगेगा वहाँ पे, अगर आप उस कॉइल में क्या चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे। ये फैराडे का पहला नियम है। फैराडे का दूसरा नियम क्या बोलता है कि जो ईएमएफ आएगा वो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसके साथ, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल ही है बहुत ज़्यादा। फैराडेज का पहला नियम बोलता है कि अगर किसी कॉइल में हम चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को तो वहाँ पे ईएमएफ आएगा, और जो ईएमएफ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपका सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ में आएगा बोलता है ईएमएफ, सेकेंड लॉ बताता है कि जो ईएमएफ आएगा वो किसके साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के रेट के साथ। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। बाकी सब के बारे में आप डिटेल थोड़ा स्टडी कर लीजिए तो और बेटर समझ में आएगा, आपको फील आएगा कि ये सब चीज़ क्या है। अब थोड़ा म्यूचुअल इंडक्शन को समझिए आप। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब, मान लीजिए आपके पास दो कॉइल है, पहला दूसरा, दोनों कॉइल में से आप एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिए। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से अब इस कॉइल में आपको ईएमएफ नहीं देखना है, आपको देखना है कि क्या सेकेंडरी कॉइल पे ईएमएफ आएगा। तो हाँ, ऐसा होता है कि अगर आपके पास दो कॉइल है, आप इस कॉइल में चेंज करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, और इसके चेंज होने की वजह से इस कॉइल में जो इसके टच में भी नहीं है, उसके सामने है बस, इस कॉइल में भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट आ जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये सारा घटना अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे आपके ट्रांसफार्मर में। पहला नियम, दूसरा नियम फैराडेज का, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, और थोड़ा सा आपका इंडक्शन के, म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना के ऊपर जानकारी। तो ये सब को लेकर के ट्रांसफार्मर चलिए समझते हैं अब। तो अब आप देखिए ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ट्रांसफार्मर तो आप जान गए कि ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देगा वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर में जो प्रिंसिपल लगेगा वो म्यूचुअल इंडक्शन का लगेगा। अब आप देखिए कंस्ट्रक्शन। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें बेसिकली इस प्रकार का एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। ये रेक्टेंगुलर एक फ्रेम है जिसमें आयरन लगा रहता है, इस प्रकार से एक एक करके आयरन ऐसे खपा रहता है, बीच में ऐसे गैप रहता है। ये आयरन आप देखे होंगे, ट्रांसफार्मर को आप खोले भी होंगे कभी छोटे में, आप देखे होंगे कि आयरन का बंडल जैसा रहता है। तो ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है आयरन का, सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन ही क्यों लेते हैं भाई, ये भी बहुत जरूरी है कि हम ट्रांसफार्मर में आयरन का ही फ्रेम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयरन एक प्रकार का फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आप देखिए भी होंगे चुंबक से आपका जो आयरन होता है, लोहा, वो सट करके आपका टच हो जाता है, मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने में खींचता है। तो यहाँ पे अब होगा क्या, अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में हम दो ऐसे तारों को, वायर को ऐसे लपेट दिए हैं। तो ये मेरा कहलाएगा कॉइल, पहला कॉइल, ये आपका दूसरा कॉइल। इस कॉइल को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल हमेशा, प्राइमरी कॉइल का मतलब होता है कि वैसा कॉइल है जिसको आपने जोड़ दिया है एक एसी सोर्स के साथ। मतलब मान लीजिए इधर से कुछ आएगा, आपका एसी सोर्स से कुछ आएगा, करंट आएगा, एसी करंट आएगा, एसी वोल्टेज आएगा। मतलब ये इनपुट सेक्शन है ट्रांसफार्मर का, ये इनपुट सेक्शन। तो इनपुट सेक्शन में जो कॉइल आपका कनेक्ट रहता है उसको आप बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जहाँ पे आपको चाहिए ईएमएफ या वोल्टेज या करंट चाहिए, मान लीजिए इधर से आप दे रहे हैं 220 और आपको चाहिए 12, तो जिधर आपको चाहिए वो कहलाता है, उस वाले कॉइल को आप बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। मतलब ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तो कॉइल होता है, तार बंधा हुआ रहता है, इधर तार रहता है, इधर से इधर तार रहता है, इधर से। तो कितना बार तार को टर्न किया गया है, हम मान लेते हैं प्राइमरी वाला में जो टर्न किए हैं वो है आपका NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब सेकेंडरी वाला में हम कितना टर्न देते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, NS। अब देखिए कि आप इनपुट सेक्शन में क्या कर रहे हैं, इनपुट सेक्शन में एक एसी सोर्स लगाए हैं, मतलब यहाँ से करंट निकलेगा, एसी करंट। अगर आपने एसी सोर्स लगाया है तो जो करंट आएगा वो भी एसी करंट आएगा। और एसी करंट का फीचर्स और प्रॉपर्टी आपको शायद पता होगा कि एसी करंट वैसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है, चेंज करता है, बदलता है, उसका पोलैरिटी चेंज होता है। कभी करंट इधर से जा रहा है सर्किट में तो कभी करंट उधर से आएगा,
कभी उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, कभी उसका वैल्यू मिनिमम होगा। इस टाइप आप ग्राफ भी देखे होंगे, एसी करंट ग्राफ कैसे होता है, इस टाइप से चलता है एसी ग्राफ करंट, है ना। तो एसी करंट जिसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो अब बताइए, आप थोड़ा जानते भी होंगे कि जब ये करंट इस प्राइमरी कॉइल से जाएगा, तो ये प्राइमरी कॉइल में आपने पढ़ा है कि जब एक करंट किसी वायर से जाता है तो उसके चारों ओर में बनता है मैग्नेटिक फील्ड। ये है ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट में आपने ये पढ़ा होगा। तो जैसे ही ये करंट जाएगा इस वायर पे, यहाँ पे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। हम दिखा दे रहे कुछ इस टाइप से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट वाला नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा, ये चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि आपका करंट ही चेंज करने वाला है। आपका करंट ऐसी करंट है जिसका वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा कभी, तो डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा, तो वहाँ पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, चेंज होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींचता है, तो ये खींच करके इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पहुँचाएगा सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे। मतलब प्राइमरी कॉइल पे क्या हुआ, आपने करंट भेजा। करंट आपका कैसा वाला करंट है, एसी करंट, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना, क्योंकि हमें ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट पता है, करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में बनेगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज करेगा, क्योंकि आपका करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरा पहुँचेगा इस सेकेंडरी कॉइल तक, क्योंकि आपने कौन सा फ्रेम यूज़ किया है, सॉफ्ट आयरन कोर का, जो उसको फेरोमैग्नेटिक है, वो अट्रैक्ट करके इस कॉइल तक पहुंचाएगा। अब देखने वाली बात है कि इस कॉइल में पहुंचने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो पहुंचेगा ये भी चेंज होगा। मतलब इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। हमने आपको कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। अब अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स तो चेंज होगा। अब फैराडे का पहला नियम क्या बोलता है कि जब कभी भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वहाँ पे क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, और वहाँ पे क्या आएगा, करंट आएगा। ईएमएफ समझ रहे हैं ना, वोल्टेज, यहाँ पे आएगा वोल्टेज और साथ में क्या आएगा, करंट। तो ये पूरा घटना होता है ट्रांसफार्मर में, पूरी कंस्ट्रक्शन में क्या है, कुछ नहीं। एक आपका है प्राइमरी कॉइल, एक आपका है सेकेंडरी कॉइल। अपने प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ, यहाँ से एसी करंट गया, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे बनने वाला प्राइमरी कॉइल पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से लिंक होकर के सेकेंडरी वाले में पहुंचा। अब सेकेंडरी वाला में जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चेंज होते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। अब फैराडे का पहला नियम बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे आपका आएगा वोल्टेज, यहाँ पे आपका आएगा करंट, जिसको आपने कहाँ कनेक्ट किया है, लोड के साथ। लोड मतलब जो भी आप डिवाइस लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं। आपका आउटपुट सेक्शन है, मतलब ये इनपुट और ये हो गया आउटपुट। अब आप मेंटेन कैसे करोगे कि अगर आप 220 दे रहे हैं और आपको 12 वोल्ट चाहिए, तो वो निकालने के लिए कुछ तो कैलकुलेशन चाहिए। तो वही कैलकुलेशन अभी हम लोग सीखेंगे ट्रांसफार्मर के थ्योरी पार्ट में। तो ये पूरा था कंस्ट्रक्शन और ये हुआ इसका वर्किंग। चलिए अब समझते हैं इसके थ्योरी पार्ट को। तो चलिए अब देखते हैं इसके थ्योरी पार्ट को। तो थ्योरी पार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी कॉइल पे, और इसमें हम अप्लाई करेंगे आपका फैराडेज का सेकेंड लॉ। क्या बोलता है, जो ईएमएफ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए देखिए अब, तो प्राइमरी कॉइल पे कौन सा ईएमएफ है, ईपी, हम इसको ईपी माने हैं। तो ईपी जो होगा फैराडेज के सेकेंड लॉ के हिसाब से ईपी जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे डिनोट करते हैं रेट ऑफ चेंज को, तो डी फाई बी बाई डी टी, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, और डी बाई डी टी क्या है, डिफरेंशिएशन फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको पढ़ते ऐसे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, डी का मतलब चेंज होता है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, किसके चेंज होने के साथ, समय के चेंज होने के साथ, ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका साइन लेंज लॉ के हिसाब से क्या होता है, माइनस नेगेटिव। आपने साथ लेंज लॉ भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे लेंस लॉ भी लग रहा देखिए। तो इसके बाद देखिए कि इस साइन को, अगर आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके आप इक्वल का साइन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है एनपी।
ये माइनस को हम आगे लगा दे रहे हैं, ये माइनस एन पी डी फाई बी बाई डी टी, ये क्या है, ये आपका रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, तो ये रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहाँ पे एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जो कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ये आगे हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो प्राइमरी कॉइल में इतना ही करना है, आपको फैराडेज का सेकेंड लॉ अप्लाई कर देना है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जो वहाँ पे वोल्टेज है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि ये ऐसी करंट है, इसका वैल्यू चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। इसके बाद ये हो गया प्राइमरी कॉइल का बात। अब आप कर लीजिए इन सेकेंडरी कॉइल। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन सेकेंडरी कॉइल में आप देखिए कि सेकेंडरी कॉइल में क्या आएगा आपका वोल्टेज, तो ES EMF हम आपको माने हैं कि जो वहाँ पे वोल्टेज आएगा वो ES होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ वही फ्लक्स यहाँ पर भी चेंज होगा, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो आएगा वोल्टेज जो आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज आगे में नेगेटिव लगता है लेंज लॉ, और रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्या लिखे हैं, डी फाई बी बाई डी टी। अब अगर हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे क्या है NS, तो यहाँ पे लगा देंगे कांस्टेंट के तौर पे नंबर ऑफ टर्न्स NS, हम यहाँ थोड़ा मिटा दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल को, NS होगा, साथ में आपका रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, डी फाई बी बाई डी टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। दो इक्वेशन निकल गया। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बराबर है आपका माइनस एन पी रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पे जो वोल्टेज आया ये आउटपुट है जो आपको मिलेगा, ये आपका इक्वल हो रहा है माइनस नंबर ऑफ टर्न्स, जहाँ यहाँ पे जो टर्न्स है वो वाला, और रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे होगा, लेफ्ट से होगा, राइट से होगा। तो चलिए अब डिवाइडिंग करते हैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। अब देखिए क्या हो रहा है, अब कर देते हैं डिवाइडिंग 1 एंड 2, एक और 2 को डिवाइड करते हैं। तो लेफ्ट से, लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे EP है, तो EP डिवाइड हो जाएगा ES के साथ। राइट में कौन है, माइनस NP, और माइनस यहाँ पे है आपका माइनस NP माइनस NS। राइट में ये कट जाएगा ना, डी फाई बी बाई डी टी, ये भी आपका डी फाई बाई डी टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, और नेगेटिव भी कट जाएगा, तो ऊपर में यहाँ पे बचेगा सिर्फ NP और यहाँ पे बचेगा आपका NS। माइनस भी कट गया, डी फाई बी बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी भी कट गया। तो ये मिल गया आपको इक्वेशन, इसको हम अच्छे से लिख रहे हैं। अब देखिए जैसे आप क्या समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए अब ये निकल गया एक ट्रांसफार्मर का इक्वेशन, बहुत बढ़िया इक्वेशन है ये, बहुत बढ़िया। देखिए ये कहाँ का वोल्टेज है, प्राइमरी कॉइल वोल्टेज है, मतलब ये वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए हैं। मान लीजिए इधर से आ रहा 220 वोल्ट, आपको चाहिए यहाँ पे, मान लीजिए आपको यहाँ पे चाहिए मान लीजिए 12 वोल्ट, ये चाहिए मान लीजिए आपको 12 वोल्ट का चाहिए, ये वोल्टेज आपको चाहिए 12 वोल्ट। अभी हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे आपको 12 वोल्ट चाहिए, तो ये हो गया प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज। ये आपको जो आपको चाहिए जो वोल्टेज वो वाला है सेकेंडरी कॉइल आउटपुट में जो आप चाहते हैं। ये कहाँ का टर्न है, प्राइमरी कॉइल का टर्न है, और ये कहाँ का टर्न है, ये आपका सेकेंडरी कॉइल का टर्न है। अब मान लीजिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, ES बाई EP इक्वल्स टू NS बाई NP, ES बाई EP इक्वल्स टू NS बाई NP। अब आपको जो चाहिए, अगर आपको ये निकालना है कि आपको कितना चाहिए, तो आप जो दिए हैं वो रखो, कितना टर्न है सेकेंडरी वाला में वो रखो, और कितना टर्न है प्राइमरी वाला में वो लिखो, तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ES यही तो आपको चाहिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो ये इक्वेशन है ट्रांसफार्मर का। अब यहाँ से आप क्या क्या समझ सकते हैं, चलिए क्या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि जो वोल्टेज हमको चाहिए आउटपुट सेकेंडरी कॉइल में ES, ये किसके बराबर होगा, ये तो डिवाइड में है, इधर जाकर क्या होगा, इनटू होगा, मतलब NS बाई NP, और साथ में ये जाकर इनटू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका EP। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला। क्या समझ सकते हैं आप इससे, तो चलिए आप देखते हैं। मान लीजिए कि आप 220 वोल्ट का दिए, EP मतलब जो आप प्राइमरी कॉइल में दोगे, तो मान लीजिए कि आप ट्रांसफार्मर में कितना वोल्ट दिए हैं, 220 दिए हैं। अब आपने क्या किया कि प्राइमरी कॉइल में मान लीजिए आपने 10 टर्न लगाया, तार को 10 बार घुमाया है,
और सेकेंडरी कॉइल में भी मान लीजिए आपने 10 टर्न लगा दिया, इधर से 10 टर्न, मतलब दोनों का टर्न क्या हो गया, सेम हो गया। अगर दोनों का टर्न सेम हो गया तो कट करके कितना हो जाएगा 1। अगर 1 हो गया तो 1 को जब आप इंटू करोगे 220 से तो 220 आया, मतलब जितना आपने दिया उतना ही आपको मिला। ट्रांसफार्मर का ये काम होता ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक बात आपको समझ लेना है कि जो ट्रांसफार्मर बनेगा वहाँ पे जो टर्न करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। क्योंकि अगर आप दोनों टर्न बराबर रखोगे तो दोनों टर्न बराबर रखने पे कट जाएगा। अगर इसको भी 10 इसको भी 10 तो कट गया, आपने दिया था 220, आपको मिला भी कितना 220। तो चलो बदल के देखते हैं एक बार। अब मान लीजिए कि आप प्राइमरी कॉइल में कर देते हैं 20 टर्न और सेकेंडरी वाला में कर देते हैं 10 टर्न। प्राइमरी वाला में कितना है रे, प्राइमरी वाला में 20, सेकेंडरी वाला में 10, मतलब कट करके आएगा 1/2। ये 1/2 होगा, ये वाला कट करके आपने कितना दिया है 220, आपने दिया है 220, तो इसको भी काट दोगे तो मिलेगा 110, मतलब 110 वोल्ट मिलेगा। इस बार कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया। आपने दिया 220, अगर आपने प्राइमरी कॉइल ज़्यादा रखा 20 और सेकेंडरी कॉइल कम रख दिया 10 तो आपको वोल्टेज भी मिल गया कम। मतलब आपको जहाँ चाहिए, आपको कहाँ चाहिए, सेकेंडरी वाला में। तो अगर सेकेंडरी वाले का टर्न आप कम रखोगे तो आपको कम वोल्टेज मिलेगा। आप अगर 220 दे रहे हैं तो आपको मिल रहा है 110 वोल्ट मिल रहा है आपको। और अगर आप बढ़ा दोगे, मान लीजिए कि आप इसको कम कर दे रहे हैं, इस बार ये 10 कर दे रहे हैं और इसको बढ़ा दिए, जहाँ आपको चाहिए उसका टर्न आप बढ़ा दिए। ऐसा करने पे ये 20 और ये 10, 20 को 10 से डिवाइड कर आएगा 2, और आपने दिया था 220, 2 से गुना करोगे तो मिल जाएगा 440। मतलब ट्रांसफार्मर में आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए या कम वोल्टेज चाहिए, वो किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो टर्न आप उस पे लगाओगे। अगर आप प्राइमरी वाले का टर्न अगर आप ज़्यादा रखोगे और सेकेंडरी वाले का कम, तो आपको यहाँ चाहिए वोल्टेज ना। अगर यहाँ पे आपने आपका टर्न कम कर दिया, तो यहाँ पे अगर टर्न कम कर दिया तो आपको वोल्टेज कम मिलेगा और ये ट्रांसफार्मर बिहेव करेगा स्टेप डाउन जैसा। और अगर आप यहाँ का टर्न को कम रखते हैं और जहाँ आपको चाहिए वहाँ का टर्न अगर आप बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा और ये ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पूछता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपका क्या होगा, एनपी जो होगा, स्टेप डाउन मतलब कम करना है तो एनपी आपका ज़्यादा होगा और एनएस क्या होगा आपका कम होगा। ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा, तब जाकर के आपका जो कम सेकेंडरी वाला में आपको चाहिए यही कम है तो स्टेप डाउन। और अगर ऐसा दिया हुआ है कि एनपी कम है किससे, एनएस से, मतलब एनएस ज़्यादा है, तो अगर आपका सेकेंडरी कॉइल का टर्न ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ये स्टेप डाउन का कंडीशन और ये स्टेप अप का कंडीशन। तो ये हो गया पूरा ट्रांसफार्मर का वर्किंग। ये फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर का ES/EP = NS/NP। साथ में अगर ट्रांसफार्मर आइडियल हो जाए, आइडियल का मतलब होता है ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर में थोड़ा भी एनर्जी का लॉस ना हो, उस टाइम पे भी एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, उसके बारे में भी आप जानिए। तो अब आपको समझाते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर। आइडियल ट्रांसफार्मर हम उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं जिसका एफिशिएंसी, काम करने का, वर्क करने का एफिशिएंसी 100% होगा, उसके अंदर में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अरे जो जनरल ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है, अब करंट अगर जाएगा तो वायर से होके जाएगा, वायर का अपना रेजिस्टेंस है जिसके वजह से कुछ एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन अगर हम लोग कभी ऐसा कर पाए, जनरल ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों में आपको 100% एफिशिएंसी नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफार्मर के अंदर में क्या होता है, लॉस होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर में जो एनर्जी लॉस होता है उसके लिए भी एक स्पेशल टॉपिक होता है, उसको पढ़ना पड़ता है अलग से। लेकिन फिर भी अगर किसी ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा भी लॉस ना हो एनर्जी का, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर। अभी तक हम लोग ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं बना पाए हैं, कोई भी नहीं बना पाए इस हमारे वर्ल्ड में कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर में कोई भी एनर्जी लॉस ना हो। लेकिन अगर कभी हम लोग ऐसा कर लेते हैं इन फ्यूचर, तो वहाँ पे कैसा कैसा कंडीशन होगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर जिसका वर्क करने का एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो, कोई भी एनर्जी लॉस ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपने इनपुट पावर दिया, आपको आउटपुट में भी पावर क्या मिला, उतना ही मिला। और पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब जो पावर आप दे रहे हैं एक ट्रांसफार्मर को वर्क करवाने के लिए, उस पावर का कुछ भी लॉस नहीं होगा उस ट्रांसफार्मर के अंदर में, वही पावर के साथ वो बाहर निकाल देगा। तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होगा, चलिए देखते हैं अब कि पावर इनपुट बराबर हो जाएगा पावर आउटपुट का। हमें पता है कि पावर का जो हम लोग निकालते हैं, किसी के अंदर में पावर कितना होता है, तो पावर कितना होता है, वो होता है कि उसमें कितना करंट जा रहा है
मल्टीप्लाई उसका कितना वोल्टेज है, यही कहलाता पावर। तो हमारे इनपुट में कितना करंट जा रहा था, तो आपने देखा इनपुट में करंट IP था, इनपुट में वोल्टेज कितना था, तो इनपुट में वोल्टेज EP था। तो ये बराबर हो गया, ये हो गया पावर, पावर इन इनपुट करंट इंटू वोल्टेज। आउटपुट में आपका करंट कितना मिला, IS, और आपका आउटपुट में वोल्टेज कितना था, तो ES था। अब चलिए यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ से आप बताइए, आप EP को इधर ले जाओगे, EP इधर मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, IS को इधर ले आओगे तो IS यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। मतलब क्या बनेगा, ES इधर ले गए तो ES के साथ डिवाइड में हो जाएगा EP इक्वल्स टू, ये इधर आएगा मतलब IP के साथ डिवाइड हो जाएगा IS। ये होगा क्या, हमने कुछ देर पहले ये भी पढ़ा था कि ES बाई EP जो होता है ये बराबर होता है NS बाई NP का। तो ये हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्वेशन, कि कोई भी ट्रांसफार्मर अगर आइडियल है तो वहाँ पे जो ES बाई EP होगा वो NS बाई NP के भी बराबर होगा, और साथ में IP बाई IS। यहाँ पे देखिए करंट ऊपर है और आपका प्राइमरी को करंट ऊपर है और सेकेंडरी वाला नीचे है। बाकी सब में देखिए यहाँ पे ES तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी S तो यहाँ पर भी है, सेकेंडरी का EMF सेकेंडरी का टर्न, प्राइमरी का EMF प्राइमरी का टर्न। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी का EMF देख रहे हैं तो करंट आपको प्राइमरी वाला लेना है, और अगर आप प्राइमरी का EMF देख रहे हैं तो आपको सेकेंडरी वाले का करंट देखना है। ये इक्वेशन आइडियल का है, नॉट फॉर स्टेप डाउन एंड स्टेप अप। स्टेप डाउन स्टेप अप के लिए क्या है, ES बाई EP इक्वल्स टू NS बाई NP। अगर NS का टर्न ज़्यादा है NP से तो आपका स्टेप अप, और अगर NS का टर्न कम है तो आपका स्टेप डाउन। सेकेंडरी में आपको चाहिए आउटपुट, सेकेंडरी का टर्न ज़्यादा होगा तो स्टेप अप, सेकेंडरी का टर्न कम होगा तो स्टेप डाउन। ये पूरी था ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करेगा, प्राइमरी कॉइल में आप दोगे AC करंट चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चेंज होगा वो सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचेगा, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF आएगा। इस घटना को आप क्या बोलते हैं, एक कॉइल में चेंज किए दूसरे कॉइल में उसका प्रभाव देखने को मिला, इस घटना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये पूरा आपका ट्रांसफार्मर का डिटेल वीडियो हम आपके लिए बना दिए। इसको आप रिवाइज करिए घर में। आपका 5 नंबर आता है ट्रांसफार्मर, 5 नंबर में लिखने के लिए क्या क्या लिखने बोलता है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड वर्किंग थ्योरी। पूरा बताए ट्रांसफार्मर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है एंड वर्किंग थ्योरी, पूरा कंप्लीट आपको बताए हम। तो इसके बाद आप लोग को हम जो बताएंगे वो होगा आपका साइक्लोट्रॉन, जो और एक 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उतना देर के लिए आप लोग को रिवाइज करने के लिए हम बोलेंगे, जो आपको वीडियो लाएंगे उसमें आपके साथ हम जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है।